हेलो बच्चों, आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वह है सेंसरी ऑर्गन या संवेदांग। किसे कहते हैं संवेदांग या सेंसरी ऑर्गन? बच्चों, जो वातावरण है, वातावरण में कई प्रकार के उद्दीपन जो है वह मिलते हैं। यह जो उद्दीपन है, इन उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए हमारी बॉडी में जो स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर होते हैं या विशेष प्रकार के जो ग्राही होते हैं, इन्हें हम संवेदी अंग या संवेदांग या सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। अब ये जो वातावरण है, यह वातावरण बाह्य वातावरण भी हो सकता है, आंतरिक वातावरण भी हो सकता है। जो बाह्य वातावरण है, इस बाह्य वातावरण से हमें जो उद्दीपन है वह देखने, सुनने, स्वाद, त्वचा यानी स्पर्श के रूप में या फिर स्मेल के रूप में, जो घ्राण के रूप में है, वह ग्रहण होते हैं। यह जो उद्दीपन हमें बाहर के वातावरण से मिल रहे हैं, इन उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें हम बाह्य संवेदी अंग या एक्सटेरोसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से यह वातावरण आंतरिक भी हो सकता है। हमारे बॉडी के अंदर मिलने वाला जो एनवायरनमेंट है, उस इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए जो उद्दीपन आते हैं, उस उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें हम इंटेरोसेप्टर्स या आंतरिक संवेदी अंग कहते हैं। यानी यह दो प्रकार के हो गए। इसी प्रकार से एक तीसरे प्रकार का ग्राही और है जिसे हम स्वांतर ग्राही या प्रोप्रियोसेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें जैसा अभी हमने कहा, बाह्य वातावरण से जो हमें उद्दीपन मिल रहे हैं उन्हें ग्राहित करने वाले जो ग्राही हैं उन्हें हम एक्सटेरोसेप्टर बोल रहे हैं। और यह जो उद्दीपन है देखने, सुनने, स्वाद, स्पर्श और स्मेल के रूप में मिलते हैं। तो इन्हें ग्रहण करने के लिए जो बाह्य वातावरण से मिलने वाले उद्दीपन को ग्रहण करने वाले जो रिसेप्टर हैं वह हैं आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। इन्हें हम एक्सटेरोसेप्टर्स के नाम से जान रहे हैं। इसी प्रकार से जब हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर हमारी बॉडी के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो यह जो उद्दीपन है ये हमारे बॉडी के अंदर है। और इसी उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए जो ग्राही इन उद्दीपनों को ग्रहण कर रहे हैं उन्हें हम इंटेरोसेप्टर्स या फिर आंतरिक संवेदी अंग के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो बैलेंस बनाते समय या फिर हमारे बॉडी के जो तनाव के समय जो ग्राही हैं, जो हमारे जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में, टेंडन में, संधियों में, अस्थियों में, पेशियों के अंदर मिल रहे हैं, उन्हें हम प्रोप्रियोसेप्टर्स के नाम से या स्वांतर ग्राही के नाम से जानते हैं। मुख्यतः हमारा जो स्कोप है वह एक्सटेरोसेप्टर्स का है, यानी बाह्य संवेदी अंगों के बारे में है। इसके अंदर जो आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन है, स्किन अपने आप में एक संपूर्ण चैप्टर है जो हमारे स्कोप में नहीं है। एनसीईआरटी में जो हमें मुख्यतः दे रखा है वह दे रखा है आई एंड ईयर। इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। इनमें से जो आई है, ईयर है, इसी प्रकार से नोज है, इन्हें हम एक नाम और देते हैं, वह है टीलियो रिसेप्टर या टेली रिसेप्टर। टेली का अर्थ होता है दूर, यानी ऐसे रिसेप्टर जो दूर की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। जैसे हम बात करें आई की, तो यह देखने के फॉर्म में दूर से आने वाले उद्दीपन को ग्रहण करता है, या हमारी नोज दूर से आने वाली स्मेल को, या हमारे कान दूर से आने वाले आवाजों को ग्रहण करते हैं। क्योंकि दूर से आने वाले जो उद्दीपन है इन्हें ग्रहण किया जा रहा है, इसीलिए इन ग्राहियों को, इन रिसेप्टर्स को हम टेली या टीलियो रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे आई की। बच्चों, अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो बाह्य संवेदांग है आई, जिसे हम नेत्र भी कहते हैं। यह नेत्र जो है वो हमारे जो फेस है, फेस के अंदर जो आई ऑर्बिट है, इस आई ऑर्बिट के अंदर सिचुएटेड रहती है, स्थित रहती है। यह आई ऑर्बिट एक बोनी यानी अस्थिल संरचना होती है। जैसा आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यह जो अस्थिल संरचना है इसके अंदर यह हमारी आई या नेत्र गोलक जो है वह स्थित होता है। इसके अंदर हमें जो नेत्र गोलक का भाग दिखाई देता है, यानी आई का जो भाग दिखाई देता है, वह केवल 20% दिखाई देता है। 1/5 पोर्शन ऑफ आई हम जो है वो बाहर से देख सकते हैं, जबकि इसका 80% जो भाग होता है वह अंदर की तरफ, आई ऑर्बिट के अंदर की तरफ स्थित होता है। यह जो आई है, इस आई के अंदर हम केवल आई को ही नहीं देखते, बल्कि इसके साथ कुछ उपांग भी होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं या एसेसरी स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। इन एसेसरी स्ट्रक्चर्स को हम 3 भागों में देखते हैं। प्रथम जो है वह है नेत्र पलक यानी आईलिड। आईलिड को पैल्पेब्राई भी बोलते हैं। बच्चों, जो हमारे नेत्र होते हैं, इन नेत्रों के अंदर प्रत्येक नेत्र में, यानी एक जोड़ी जो नेत्र हैं उनमें प्रत्येक नेत्र में हमारे पास एक जोड़ी यानी
दो आईलिड होती हैं, एक अपर आईलिड और एक लोअर आईलिड। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पर ये जो है ये अपर आईलिड है और नीचे वाली जो है वह लोअर आईलिड है। इसमें अपर आईलिड मूवेबल होती है, यह गतिशील होती है, जबकि लोअर आईलिड जो होती है वह गतिहीन होती है, यानी इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता। और यह आईलिड साथ ही साथ इस आईलिड के अंदर मिलने वाले जो आईलैशेस हैं, जो हेयर्स हैं, यह आंख में धूल धुआं मिट्टी इनसे जाने से हमारे नेत्रों को बचाते हैं। इसी प्रकार से एक और झिल्ली यहां पर देखने को मिलती है जिसे हम थर्ड आईलिड के नाम से भी जानते हैं। ये जो थर्ड आईलिड है इसे हम निमेशक पटल या निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये जो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है, यह निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन आंख के भीतरी कोण के अंदर स्थित होती है। यहां पर आप ये देख सकते हैं, यहां पर ये इस तरीके से ये देख सकते हैं। यह जो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है ह्यूमन के अंदर यानी मानव के अंदर यह अवशेषी होती है, वेस्टिजियल होती है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ एनिमल्स के लोअर वर्टिब्रेट्स की, जैसे अपन बात करते हैं एम्फीबिया की, या फिर हम बात करते हैं एव्स की यानी पक्षियों की, तो उनके अंदर यह जो झिल्ली होती है ये पूर्णतः कार्यरत होती है, फंक्शनल होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस पक्षी की आंखों के अंदर यह सामान्य आंखें हैं और यहां पर आवश्यकता पड़ने पर यह इस झिल्ली को अपने आंख के ऊपर फैला सकता है। यह मानव में अवशेषी है। अवशेषी होने के साथ ही हम इसे एक नाम और देते हैं और वह नाम है प्लीका सेमिल्यूनारिस। बच्चों, इससे मिलता जुलता आपने एक वर्ड सुना होगा, प्लीका सर्कुलरिस। प्लीका सर्कुलरिस जो हमारे आंत्र होती हैं यानी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला भाग है और लार्ज इंटेस्टाइन वाला भाग है, इन दो भागों में हम विभाजित करते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर यहां पर जो प्लीका सर्कुलरिस है यानी फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग जो मिलते हैं उसे बोला जाता है। यहां पर ये जो निमेशक झिल्ली है, निमेशक झिल्ली को जो नाम दिया जाता है वह दिया जाता है प्लीका सेमिल्यूनारिस। यह जो है प्रथम उपांग था। दूसरा, इसके अंदर जो सहायक संरचना है वह है ग्रंथियां या ग्लैंड्स। यह जो ग्रंथियां या ग्लैंड्स हैं, इनका कार्य होता है नेत्र की सफाई व कॉर्निया को चिकना बनाए रखना। बेसिकली हमारे नेत्रों के अंदर 4-5 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके अंदर एक है लैक्राइमल ग्लैंड, इसी प्रकार से मेबोमियन ग्लैंड, जीस ग्लैंड, मोल ग्लैंड, हार्डीरियन ग्लैंड। हार्डीरियन ग्लैंड जो है यह उनके अंदर मिलती है जिनमें निमेशक झिल्ली यानी निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन फंक्शनल होती है, ये हमारे अंदर नहीं मिलती। यहां पर जो हमारे पास है लैक्राइमल, मेबोमियन, जीस और मोल ग्लैंड, यह कार्यरत होती है। इनका कार्य होता है, इनके जो स्त्राव होते हैं, इनके जो सिक्रेशन होते हैं, ये आई को चिकना बनाए रखते हैं ताकि उसमें ड्राइनेस ना आए, धूल धुआं मिट्टी से बचाते हैं। इसमें हमारे जो मुख्य ग्रंथि है वह है लैक्राइमल ग्लैंड। यह जो लैक्राइमल ग्लैंड है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आलमंड शेप के यानी बादाम के आकार की जो है वो ग्रंथि होती है और इससे स्त्राव निकलते हैं। यह जो स्त्राव है, इन स्त्रावों को हम अश्रु या टीयर के नाम से जानते हैं, इसलिए इस ग्रंथि को हम टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं। टीयर के अंदर बच्चों एक एंटीबॉडी मिलती है जिसे हम IgA बोलते हैं। आपको याद होगा, आपने डिजीज में भी यह पढ़ा होगा, डिजीज वाले चैप्टर में भी यह पढ़ा होगा, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, कि IgA एंटीबॉडी को हम स्त्रावी या सिक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के स्त्राव में प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार से यहां पर एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस मिलता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम। बच्चों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, जिसमें यह पूछा गया था कि इसमें मिलने वाली, अश्रु में मिलने वाली जो है वह एंटीबॉडी कौन से प्रकार की होती है, तो इसमें आंसर जाता है IgA। इसी प्रकार से इसमें जो तीसरी संरचना है वह है पेशियां, नेत्र पेशियां। नेत्र पेशियों का कार्य होता है नेत्र गोलक यानी आई बॉल को रोटेट करना, चारों दिशाओं के अंदर घुमाना। इसको मुख्यतः हम दो भागों में विभाजित करते हैं। यह जो दो भाग हैं, प्रथम है रेक्टस पेशियां और दूसरी है ऑब्लिक पेशियां। जो रेक्टस पेशियां हैं वह 4 प्रकार की होती हैं। यह 4 प्रकार की जो रेक्टस पेशियां हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल एवं मिडिल। आप इस डायग्राम में देखें, यहां पर यह जो है हमें सुपीरियर रेक्टस पेशी दिखाई दे रही है जो ऊपर की तरफ है। इसी तरीके से नीचे की तरफ इंफीरियर रेक्टस पेशी हम देख सकते हैं। इसी तरीके से साइड में, हमारे नोज की साइड में मीडियल रेक्टस पेशी है और जो हमारे कानों की तरफ है उसे हम लेटरल रेक्टस पेशी भी बोलते हैं। यह 4 हुई रेक्टस पेशियां। इसी के साथ हमने कहा था ऑब्लिक यानी तिर्यक पेशियां भी होती हैं। ये तिर्यक पेशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। इस डायग्राम में आप वह भी देख सकते हैं। यहां पर यह रही सुपीरियर ऑब्लिक और इसी प्रकार से नीचे की तरफ जो है वह इंफीरियर ऑब्लिक पेशी उपस्थित है।
इन सभी पेशियों का कार्य होता है जो नेत्रगोलक है, नेत्रगोलक के गति यानी मूवमेंट को कंट्रोल करना। अगर हम बात करें सुपीरियर रेक्टस पेशी की, तो जब ये सुपीरियर रेक्टस पेशी में खिंचाव होगा तो यह नेत्रगोलक ऊपर की तरफ जाएगा, यानी व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है। ठीक इसी प्रकार से अगर इसमें जो इंफीरियर रेक्टस है, इस इंफीरियर रेक्टस पेशी में खिंचाव होगा तो व्यक्ति का नेत्रगोलक नीचे की तरफ जाएगा, व्यक्ति नीचे के अपने पैरों की तरफ की जो चीज है वह जमीन की तरफ की जो चीज है वह देख सकता है। इसी तरीके से जो लेटरल रेक्टस है, जब इसमें खिंचाव होगा, बच्चों अब यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर जब लेटरल रेक्टस और हम मीडियल रेक्टस की बात करते हैं तो हम एक आई की बात करते हैं। यहां पर यह दोनों मूवमेंट, जो दोनों आई में मूवमेंट होते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होते हैं जिन्हें ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मैं यहां पर केवल एक आई के बारे में बात कर रहा हूं। इसके अंदर जो एक आई है, मैं राइट आई की अगर मैं बात करूं तो राइट आई के अंदर जो लेटरल रेक्टस पेशी है, यानी जो कानों की तरफ की पेशी है, जब इसमें खिंचाव होगा तो हमारा जो नेत्रगोलक है वह कानों की तरफ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मिडियल रेक्टस की बात की जाए तो मिडियल रेक्टस में जब यहां पर खिंचाव होता है तो हमारा जो नेत्रगोलक है उसका मूवमेंट नोज यानी नाक की तरफ होता है। ये चार रेक्टस पेशियों के हमने बारे में बात करी। इसी प्रकार से इसमें जो सुपीरियर एवं इंफीरियर ऑब्लिक मसल हैं, इनकी वजह से जो मूवमेंट होते हैं वह आई बॉल के चारों तरफ घुमाने में सहायता प्रदान करते हैं। इस डायग्राम को आप यहां भी देख सकते हैं। यहां पर ऊपर की तरफ सुपीरियर रेक्टस, नीचे की तरफ इंफीरियर रेक्टस है। यह सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस है। इसी प्रकार से यहां पर यह लेटरल रेक्टस दोनों साइड में है और यहां पर बीच में यह मिडिल रेक्टस आपको दी हुई है। इसी तरीके से ऊपर और नीचे की तरफ सुपीरियर और इंफीरियर ऑब्लिक को भी आप देख सकते हैं। इन सभी पेशियों की वजह से हमारे नेत्रगोलक के अंदर मूवमेंट होते हैं, गतिशीलता होती है। यह जो नेत्र पेशियां होती हैं, इन नेत्र पेशियों को जो तंत्रिकाएं संभरित करती हैं, यानी यहां पर इन्हें जो नर्व कंट्रोल करती हैं वह तीन प्रकार की नर्व होती हैं। बच्चों याद होगा जब हमने नर्वस सिस्टम की बात करी थी तब हमने क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात करी थी। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वह मानव में होती हैं 12 जोड़ी, और उन 12 जोड़ी के अंदर जो 3 क्रेनियल नर्व्स हमारे नेत्रगोलक की पेशियों को कंट्रोल करती हैं वह है 3, 4 एंड 6। यहां हम देख सकते हैं 3 यानी ऑक्यूलोमोटर, 4th यानी ट्रॉक्लियर और 6th यानी एब्ड्यूसेंस। आपको याद होगा यहां पर अपन ने जो बात की थी वह यह कहा था कि जो ट्रॉक्लियर है, ट्रॉक्लियर 4th क्रेनियल नर्व है, ऑक्यूलोमोटर 3rd क्रेनियल नर्व है, 6th एब्ड्यूसेंस है। जिसमें जो ट्रॉक्लियर है, ट्रॉक्लियर को हम थिनेस्ट क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं। इसका एक नाम और है और वह है पैथेटिक नर्व। इसी प्रकार से जो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व थी वह थी एब्ड्यूसेंस, जो छठी थी। इसी प्रकार से यहां पर हमारे पास क्रेनियल नर्व यानी जो तंत्रिकाएं हैं उनकी संख्या है 3 और पेशियों की संख्या है 6। ध्यान से सुने, यहां पर हमने कहा क्रेनियल नर्व की संख्या है 3 जबकि पेशियों की संख्या है 6। यहां पर हर एक तंत्रिका अलग अलग पेशी को जो है वह नियंत्रित करती है। अगर हम बात करें सर्वप्रथम एब्ड्यूसेंस की, तो एब्ड्यूसेंस जो है यह हमारे नेत्र के लेटरल रेक्टस पेशी को नियंत्रित करती है, जिसे यहां पर शॉर्ट फॉर्म में LR लिखा हुआ है। LR का मतलब होता है लेटरल रेक्टस। आप यहां पर देख सकते हैं ये लेटरल रेक्टस मसल है, इसे 6th क्रेनियल नर्व के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए ट्रॉक्लियर की, तो ट्रॉक्लियर के द्वारा जो नियंत्रित की जाने वाली पेशी है वह है SO। SO का अर्थात होता है सुपीरियर ऑब्लिक, यानी यहां पर इसके द्वारा नियंत्रित की जाने वाली पेशी यह है। अब यहां पर कुल मिलाकर के 2 तंत्रिकाएं कंप्लीट हो चुकी हैं और 2 पेशियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहां पर बची एक तंत्रिका और 4 पेशियां। ये जो 4 पेशियां हैं वह हैं सुपीरियर रेक्टस, मिडिल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर रेक्टस। इन चारों पेशियों को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है ऑक्यूलोमोटर के द्वारा। ऑक्यूलोमोटर जो तंत्रिका होती है वह इन चारों पेशियों को नियंत्रित करती है, यानी ऑल अदर्स जो बची उनको नियंत्रित करने का कार्य किया जा रहा है ऑक्यूलोमोटर। तो हम इसे एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा याद रखने का प्रयास करते हैं। इसमें जो ट्रिक है वह है ऑल, अदर को हम ऑल यहां ले रहे हैं और इसमें सुपीरियर ऑब्लिक को SO से डिनोट कर रहे हैं। इसी प्रकार से LR से हम लेटरल रेक्टस को डिनोट कर रहे हैं, या जो ट्रिक बनती है वह बनती है ऑल सोलर। ऑल सोलर इनके द्वारा जो है वह नियंत्रित की जाने वाली जो पेशियां हैं 6 तरीके की पेशियां और 3 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं।
यह हमने जो तीसरे प्रकार की सहायक संरचना है उसके बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे नेत्र के बारे में। जो आई होती है, नेत्र जो है, इस नेत्र का निर्माण 3 स्तरों के द्वारा निर्मित होता है। यहाँ पर यह जो 3 स्तर होते हैं, इसमें प्रथम है फाइब्रस ट्यूनिक या तंतुकीय स्तर। इसी प्रकार से दूसरा जो स्तर है वह है वेस्कुलर ट्यूनिक यानी संवहनी स्तर, और तीसरा जो है वह है न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक यानी तंत्रिका संवेदी स्तर। यहाँ पर इन स्तरों को भी कुछ भागों के अंदर विभाजित किया गया है। जैसे अगर हम बात करें सर्वप्रथम फाइब्रस ट्यूनिक की, तो फाइब्रस ट्यूनिक को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कॉर्निया और स्क्लेरा कहते हैं। इसी प्रकार से अगर दूसरे स्तर की बात की जाए वेस्कुलर ट्यूनिक की, तो यह 3 भागों के द्वारा निर्मित होता है, जिसमें आयरिस, सिलेरी बॉडी या सिलेरी काय और तीसरा कोरॉइड लेयर को हम सम्मिलित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो न्यूरोसेंसरी है, न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक को 2 भागों के अंदर विभक्त किया जा रहा है। एक है पिगमेंटेड लेयर और दूसरा न्यूरल लेयर। यहाँ पर न्यूरल लेयर को पुनः 3 भागों में हम विभाजित करते हैं, और यह है फोटो रिसेप्टर या सेंसरी लेयर, संवेदी स्तर, जिसके अंदर शंकु एवं शलाका यानी रॉड्स एंड कोन्स को रखा जाता है। उसी प्रकार से दूसरा है बाइपोलर लेयर, यह न्यूरॉन लेयर है। बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं जिनके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। यह जो कोशिकाएं हैं हॉरिजॉन्टल सेल, वर्टिकल सेल एवं एमेक्राइन सेल होती हैं। इसी प्रकार से सबसे अंतिम जो स्तर है वह गैंग्लियोनिक लेयर या गुच्छकीय स्तर कहलाता है। बच्चों, एनसीईआरटी के अंदर यह नाम नहीं दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में जो स्तर हैं वह डायरेक्ट दिए हुए हैं, जैसे कॉर्निया एंड स्क्लेरा, इसी प्रकार से कोरॉइड, आइरिस वगैरह, इसी प्रकार से रेटिना इत्यादि। यह जो स्तर हैं इनके डायरेक्ट नाम दिए गए हैं। यहाँ पर यह जो विभाजन है, यह विभाजन जो हमारे हायर क्लासेस हैं उनके अंदर बताए जाते हैं। यह जो नाम है, इन्हीं नाम के आधार पर हम आगे चलेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ पर जो तंतुकीय स्तर यानी फाइब्रस ट्यूनिक लेयर है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। जैसा अभी हमने देखा, जो फाइब्रस ट्यूनिक लेयर होती है, इस फाइब्रस ट्यूनिक लेयर को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है कॉर्निया और दूसरा है स्क्लेरा। यह जो कॉर्निया और स्क्लेरा है, यह एनसीईआरटी के डायग्राम में हमें सबसे बाहर की तरफ दिखाई देती है। यह जो बाहर की तरफ हमें जो स्तर दिखाई दे रहा है, यह है कॉर्निया, और यह जो पीछे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है पिंक शेड में, यह पिंक शेड में कलर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या है? स्क्लेरा। बच्चों, हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे जो नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह एनसीईआरटी के डायग्राम बेस्ड होते हैं, इसलिए हमें एनसीईआरटी के डायग्राम जो है उन्हें भी पूर्णतः ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें सर्वप्रथम हम जो तंतुकीय स्तर की बात कर रहे हैं यानी फाइब्रस ट्यूनिक की जो बात कर रहे हैं, इसका निर्माण स्क्लेरा एवं कॉर्निया से हो रहा है। यह सबसे बाहर की तरफ मिलने वाला स्तर होता है, और यह जो स्तर है यह संपूर्णतः असंवहनी होता है, नॉन वेस्कुलराइज होता है। इसका अर्थ होता है इसमें किसी भी प्रकार का जो ब्लड सर्कुलेशन है वह नहीं पाया जाता है। यह जो है इसका निर्माण दृढ़ यानी स्ट्रॉन्ग, रिजिड एवं सघन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से इसका निर्माण होता है। जैसा अभी हमने कहा, इसका निर्माण यह जो है ये 2 स्तरों के रूप में जो है वह देखा जाता है। एक है स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक लेयर या दृढ़ पटल, और दूसरा है कॉर्निया। सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं स्क्लेरा की। स्क्लेरा यह जो दृढ़ पटल है, यह दृढ़ पटल हमें सब सामने की तरफ से जो दिखाई देने वाला भाग है यह दिखाई देता है व्हाइट कलर का, जिसे हम व्हाइट ऑफ द आई भी कहते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो नेत्र है, इस नेत्र में हमें जो सामने से व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है यह स्क्लेरा है। यह जो स्क्लेरा जितना हमें दिखाई दे रहा है ये इतना ही नहीं होता बच्चों, हमें केवल कुछ ही पोर्शन बाहर से दिखाई देता है। जैसा हमने एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देखा, यहाँ पर यह वाला जो भाग है यह कॉर्निया है, और इसके बाद संपूर्ण यह जो पिंक कलर का शेड हमें दिखाई दे रहा है यह स्क्लेरा है। और यहाँ पर हमें जो केवल बाहर से श्वेत भाग दिखाई दे रहा है वह केवल इतना ही दिखाई देता है, बल्कि सारा पीछे जो पोर्शन है वह स्क्लेरा से बना हुआ है, और यह स्क्लेरा इस तरीके से आई बॉल को चारों तरफ से कवर करती है। यह जो है इसका निर्माण व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से होता है। यह एक स्ट्रॉन्ग रिजिड लेयर होती है जिसका कार्य होता है नेत्र गोलक के आकार को बनाए रखना, ताकि नेत्र गोलक जो है, आई बॉल जो है वह पिचके ना। इसी प्रकार से यह जो है इसके अंदर जो हमें बाहर से व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस व्हाइट पोर्शन के ऊपर हमारे शरीर की थिनेस्ट एपिडर्मल लेयर मिलती है। इस थिनेस्ट एपिडर्मल लेयर को हम बोलते हैं कंजक्टाइवा।
बच्चों आपको याद होगा, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर जो सबसे बाहर की तरफ मिलने वाला फाइब्रस ट्यूनिक लेयर है, यह पूर्णतः असंवहनी नॉन वेस्कुलराइज होता है, यानी इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलता। तो यह दो भागों का बना हुआ है, एक स्क्लेरा और दूसरा कॉर्निया। यह दोनों भाग भी असंवहनी हुए, मतलब इनमें ब्लड सप्लाई क्या है, एब्सेंट। और हमने यह भी कहा कि हमें सामने से जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, यह व्हाइट ऑफ द आई, इसे ही हम स्क्लेरा कह रहे हैं। अब यह तो हुई एक बात, लेकिन और हमने यह भी कहा यह असंवहनी है, जिसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या एब्सेंट है। लेकिन कई बार आपने अनुभव किया होगा, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार जब हम गाड़ी पर जाते हैं बिना ग्लासेस लगाए, उस समय जब तेज हवा आंखों से टकराती है तो हमारी आंखें लाल हो जाती है, या रात में देर तक जागने के पश्चात भी कई बार क्या होता है, हमारी आंखें जो है वह लाल हो जाती हैं। तो यह आंखें लाल कैसे हुई, इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि जो स्क्लेरा है वह स्क्लेरा वाला भाग तो असंवहनी है, मतलब उसके अंदर ब्लड वेसल जो है वह एब्सेंट होती हैं, वह उपस्थित नहीं है। परंतु जो हमारे आई के ऊपर मिलने वाला, स्क्लेरा के ऊपर मिलने वाला जो थिनेस्ट एपिडर्मल लेयर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कंजक्टाइवा। यह कंजक्टाइवा ध्यान रखने वाली बात है, यह कंजक्टाइवा केवल स्क्लेरा के ऊपर पाया जाता है। यह मध्य भाग में, यह जो मध्य भाग दिखाई दे रहा है, इस मध्य भाग में दिखाई नहीं देता, यहां पर यह एब्सेंट होता है, ये केवल स्क्लेरा के ऊपर मिलता है। इस स्क्लेरा पर मिलने वाले जो कंजक्टाइवा है, इस कंजक्टाइवा में थिन कैपिलरीज यानी थिन रक्त केशिकाएं, पतली रक्त केशिकाएं उपस्थित होती हैं। यह पतली रक्त केशिकाएं जो है, अगर किसी प्रकार का संवहन होता है या किसी प्रकार का जो इन्फेक्शन है वह होता है, तो उसकी वजह से इनमें इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो नेत्र हैं वह लाल दिखाई देते हैं। या आपने सुना होगा या देखा होगा कि बरसात के दिनों में हम एक सामान्य बीमारी के बारे में बात करते हैं, जिसे जो नॉर्मल सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं आंखें आना। यह आंखें आना बेसिकली क्या होता है, यह आंखें आना पैथोजन की वजह से या किसी अन्य कारणवश जब कंजक्टाइवा के अंदर इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाता है, जिसकी वजह से नेत्र के अंदर जो नेत्र है हमें पूरी तरीके से लाल दिखाई देते हैं, इसे ही हम आंखें आना कहते हैं। कंजक्टाइवा में यह जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, यह जो सूजन आ रही है, इसे हम एक बीमारी के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। यहाँ कंजक्टिवा जो है वह कंजक्टिवा को दिखाता है और आइटिस का अर्थ होता है सूजन आना। यह हमने बात करी व्हाइट ऑफ द आई यानी स्क्लेरा की। इसका फाइब्रस ट्यूनिक का जो दूसरा भाग है वह है कॉर्निया। बच्चों, यह जो कॉर्निया होता है, इस कॉर्निया का निर्माण जो है नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं केराटिन विहीन स्तरित शल की उपकला। पुनः सुने, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नॉन केराटिनाइज यानी केराटिन रहित। केराटिन रहित का अर्थ क्या होता है? हमारी जो त्वचा होती है, इस त्वचा का जो सबसे ऊपरी स्तर होता है, इस स्तर में केराटिन पाया जाता है। केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन है, और इस प्रोटीन की वजह से हमारी जो शरीर की सतह है, सबसे ऊपर वाली मिलने वाली जो सतह है, यह सतह जो है वह केराटिन की उपस्थिति की वजह से डेड होती है, मृत होती है। इसका कारण यह होता है कि इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु है, रोगाणु को जाने से रोका जाता है। स्तरित का अर्थात होता है स्तर यानी लेयर्स, यानी कई सारी लेयर। शल की उपकला स्क्वैमस एपिथेलियम, यह उपकला का एक प्रकार है। तो हमारी जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया का निर्माण नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से होता है। इसमें केराटिन नहीं है, यह केराटिन नहीं है, अर्थात कॉर्निया एक जीवित लेयर है, जीवित स्तर है। यह जो है, इसके अंदर भी जैसा हमने कहा फाइब्रस ट्यूनिक के अंदर यह स्तर असंवहनी होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल एब्सेंट होती हैं, इसी वजह से यह भी असंवहनी होगा, इसके अंदर किसी भी प्रकार का रक्त संचरण नहीं पाया जाता। यहाँ पर जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो हमें भाग दिखाई दे रहा है, यह श्वेत भाग है, इसे हम बोल रहे हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा के अलावा यहाँ पर हमें जो कलरफुल एरिया दिखाई दे रहा है, यह कलरफुल एरिया बेसिकली यह कलरफुल ना होकर के आगे की तरफ जो चमकदार लेयर है, यह चमकदार लेयर है कॉर्निया। कॉर्निया एक पूर्णतः पारदर्शी स्तर होता है। बच्चों, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने ग्लासेस पहने हुए हैं। ग्लासेस पूर्णतः पारदर्शी हैं, और पारदर्शी होने की वजह से आपको ग्लासेस के पीछे मेरे नेत्र या आई दिखाई दे रहे हैं।
इसी प्रकार से कॉर्निया भी एक पूर्णतः पारदर्शी स्तर होता है और इस पारदर्शी स्तर के पीछे जो नेत्र है उसकी एक और संरचना मिलती है जिसे हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस बेसिकली कलरफुल एरिया होता है। अब चूंकि यहां पर कॉर्निया पारदर्शी है तो इसीलिए हमें कॉर्निया के पीछे दिखने वाला जो रंगीन भाग जिसे हम आइरिस कह रहे हैं वह दिखाई देता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सामने सबसे पहले जो है वह कॉर्निया होती है और उसके पीछे आइरिस होता है। यह कॉर्निया बाहर से चारों तरफ स्क्लेरा से घिरी हुई होती है। जैसा आप देख सकते हैं यहां पर ये जो कॉर्निया है, जो हमें चमकदार भाग दिखाई दे रहा है, वह चारों तरफ से स्क्लेरा के द्वारा जो है वह घिरा हुआ है और स्क्लेरा से जॉइंट बनाता है जिसे हम कॉर्नियोस्क्लेरेटिक जंक्शन के नाम से या जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम एक नाम और देते हैं, वह है लिम्बस। इसे हम क्या बोलते हैं? लिम्बस। बच्चों याद रखना, कॉर्निया और स्क्लेरा दोनों तंत्रिकीय स्तर यानी फाइब्रस ट्यूनिक के भाग है। कॉर्निया जो है वह स्क्लेरा से जंक्शन बना रहा है जिसे कॉर्नियोस्क्लेरेटिक जंक्शन बोलते हैं। यह जो कॉर्नियोस्क्लेरेटिक जंक्शन है, इसके अलावा यहां पर यह जो नेत्र है, नेत्र के अंदर की तरफ अगर हम देखें इस डायग्राम के अंदर, तो यहां पर यह जो लिम्बस है, यहां पर ये कॉर्निया हो गया, ये स्क्लेरा हो गया। कॉर्निया जो है वह इस तरीके से पूरी तरीके से, हमें ये 1D डायग्राम है तो इसलिए हमें यहाँ पर कॉर्निया इस तरीके से दिखाई दे रहा है और यह जो लिम्बस है यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यह स्क्लेरा और कॉर्निया के जंक्शन पर इस जगह पर, कुछ इस जगह पर एक नाल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं श्लीम की नाल, कैनाल ऑफ श्लीम। इसका फंक्शन क्या होता है? बच्चों जब हम आगे नेत्र की संरचना पढ़ेंगे तो नेत्र की संरचना के अंदर हम बात करेंगे, नेत्र में दो प्रकार के कक्ष होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। यह भाग होते हैं एक्वस चैम्बर के, और इसी प्रकार से जो दूसरा चैम्बर होता है जिसे हम बोलते हैं विट्रस चैम्बर। यह चैम्बर जो आगे कॉर्निया और लेंस है, इसके अंदर मिलने वाला चैम्बर हम इसे एक्वस चैम्बर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से लेंस और जो रेटिना के मध्य मिलने वाला चैम्बर है उसे हम विट्रस चैम्बर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर जो एक्वस चैम्बर है जिसमें एक्वस द्रव भरा हुआ है, इस एक्वस द्रव को समय समय पर चेंज किया जाता है, बदला जाता है। और यहां पर यह जो एक्वस ह्यूमर को चेंज किया जा रहा है उसमें अशुद्ध एक्वस ह्यूमर जो है वह इसी श्लीम की नाल के द्वारा बाहर निकाला जाता है। बच्चों बड़े ध्यान रखने वाली बात है, इसमें जो आगे की तरफ एक्वस चैम्बर में भरा हुआ एक्वस फ्लूइड है, एक्वस द्रव है, इस एक्वस द्रव को इसी श्लीम की नाल के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अगर यहां पर इसे निकाला नहीं जाए तो यह एक रोग क्रिएट करता है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पर अभी ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर यह जो श्लीम की नाल है, यह श्लीम की नाल यह स्थित होती है कॉर्निया एवं स्क्लेरा के जंक्शन पर जिसे हम बोलते हैं लिम्बस। यह ध्यान रखने वाली बात है। इसी प्रकार से हमने कहा था कि यह जो स्तर होता है कॉर्निया और स्क्लेरा का यानी फाइब्रस ट्यूनिक का, यह संपूर्ण रूप से जो है वह असंवहनी, यानी जो इस पर ब्लड वेसल जो है वह क्या होती है? एब्सेंट। ब्लड वेसल एब्सेंट होगी तो कॉर्निया पर भी ब्लड वेसल एब्सेंट होगी, और कॉर्निया पर जब ब्लड वेसल एब्सेंट होती है तो हम इसका उपयोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। कहां? कॉर्निया ट्रांसप्लांट में, कॉर्निया प्रत्यारोपण के दौरान। चूंकि यहां पर रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं और यह हमारे शरीर का सबसे बाहर की तरफ दिखाई देने वाला भाग है, तो हम इसे रक्त वाहिकाओं की अनुपस्थिति की वजह से कॉर्निया को इजीली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, कॉर्निया प्रत्यारोपण संभव होता है, उसका कारण क्या है? रक्त वाहिकाओं की, ब्लड वेसल की अनुपस्थिति की वजह से। तो बच्चों यह जो था हमने पहले भाग के बारे में जाना, यह था फाइब्रस ट्यूनिक लेयर। फाइब्रस ट्यूनिक के बाद जो नेक्स्ट लेयर हमें देखने को मिलती है वह है वेस्कुलर ट्यूनिक। वेस्कुलर ट्यूनिक को हम संवहनी स्तर भी कहते हैं, हमें नाम से ही पता लग रहा है, जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज यानी रक्त केशिकाएं उपस्थित होती हैं। यह जो वेस्कुलर ट्यूनिक लेयर है यह फाइब्रस ट्यूनिक के नीचे की तरफ स्थित होता है। जैसा यह डायग्राम आप देख सकते हैं, आपको याद है कि हमने फाइब्रस ट्यूनिक को दो भागों में विभाजित किया, एक कॉर्निया एवं एक स्क्लेरा। सामने की तरफ दिखाई देने वाला यह जो भाग है यह कॉर्निया कहलाता है और व्हाइट ऑफ द आई स्क्लेरा पीछे की तरफ होता है। डायग्राम में हमें यह पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। इसके नीचे यानी फाइब्रस ट्यूनिक के नीचे जो वेस्कुलर ट्यूनिक वाला भाग है वह आपको ग्रीन ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहा होगा। यह जो भाग है इस भाग को हम तीन भाग में विभाजित करते हैं और यह जो तीन भाग हैं यह है कोरॉइड, सिलरी बॉडी
एवं आइरिस। यह जो वेस्क्यूलर ट्यूनिक वाला भाग होता है ये वर्णक युक्त यानी पिगमेंटेड होता है, यानी इसके अंदर पिगमेंट्स मिलते हैं, मेलानिन पिगमेंट मिलते हैं। यह जो मेलानिन पिगमेंट है, इन्हीं मेलानिन पिगमेंट की वजह से हमें आई के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर ह्यूमन के अंदर जो डिफरेंट कलर आई हमें देखने को मिलती है वह ब्लैक, ब्लू, ब्राउन इत्यादि है। इसी प्रकार से कुछ एनिमल्स की बात करें, जैसे हम बात करते हैं पिजन या कबूतर, या फिर हम बात करते हैं रैबिट या खरगोश, इनके अंदर हमें रेड कलर के मेलानिन पिगमेंट भी दिखाई देते हैं, यानी जो आई कलर है हमें रेड दिखाई देती है। यहाँ पर इस मेलानिन का काम जो है वह क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ चूंकि यह स्तर संवहनी है, यानी इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, तो यह जो स्तर है यह नेत्र गोलक को पोषण भी यानी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो कॉरॉइड लेयर है। कॉरॉइड लेयर यह जो स्तर होता है यह वेस्क्यूलर ट्यूनिक के पोस्टीरियर 2/3 पार्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर यह जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर आपको पिंक कलर का यह जो स्केलेरा दिखाई दे रहा है, इस पिंक कलर के स्केलेरा के नीचे यह जो आपको ग्रीन कलर की एरिया दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, यह ब्लू कलर का एरिया जो है यही ही कॉरॉइड कहलाता है। इस कॉरॉइड वाले पार्ट के अंदर मेलानिन पिगमेंट मिलते हैं। यह जो मेलानिन पिगमेंट है, जैसा हमने कहा, इन्हीं मेलानिन पिगमेंट की वजह से ब्लू या फिर ब्लैक या फिर ब्राउन कलर की आई दिखाई देती हैं। बेसिकली यह जो मेलानिन पिगमेंट है यह हमारे जेनेटिकली डिसाइड होते हैं, और जेनेटिकली डिसाइड होने के बाद यहाँ पर इनकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा होगी तो हमारे नेत्र का कलर हमें काला यानी ब्लैक दिखाई देता है। इसी प्रकार से इनकी सांद्रता के आधार पर हमें जो नेत्र के कलर हैं वह अलग अलग दिखाई देते हैं। इस मेलानिन वर्णक का कार्य क्या है? इस मेलानिन वर्णक का कार्य यह है कि यह पोस्टीरियर 2/3 पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम कॉरॉइड लेयर के नाम से जानते हैं, जब लाइट रेज यानी प्रकाश की किरण नेत्र के अंदर प्रवेश करती है, यहां पर हम जैसे देख रहे हैं कि लाइट रेज यहां से एंटर कर रही है, लेंस से होते हुए यह अंदर की तरफ आएगी। अंदर की तरफ आने के बाद यह जो है यह रेटिना पर फोकस करती है, एक बिंदु पर फोकस करती है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। यहां पर फोकस करने के साथ ही यह जो प्रकाश की किरण है यह अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, यह इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। अब यहां पर यह जो अलग अलग डायरेक्शन में लाइट रेज जा रही हैं, प्रकाश की किरणें जा रही हैं, यह अगर इसी तरीके से रही तो यह वापस रिफ्लेक्ट होकर के लेंस पर आएंगी, यह रिफ्लेक्ट होकर के टकरा करके पुनः लेंस पे आएंगी। इस तरीके से यह रिफ्लेक्ट होकर के लेंस इन्हें बाहर जाने नहीं देगा और वापस लेंस से टकरा करके यह जो है अंदर की तरफ आएंगी, यानी ये लाइट रेज अंदर की तरफ ही घूमती रहेंगी और हमें जो प्रतिबिंब है, जो हमें ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज जो है वह धुंधला दिखाई देगा। तो यहां पर जो कॉरॉइड लेयर है, इस कॉरॉइड लेयर का मुख्य कार्य क्या है? कॉरॉइड लेयर के अंदर मिलने वाले ये जो पिगमेंट्स हैं, यह पिगमेंट इन एक्स्ट्रा लाइट रेज को जो है अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि संपूर्ण फोकस जो है वह रेटिना पर एक ही बिंदु पर बने और हमें जो प्रतिबिंब है या ऑब्जेक्ट इमेज है वह स्पष्ट दिखाई दे। यह हमने बात करी कॉरॉइड की। कॉरॉइड के साथ ही साथ यहां पर इसका एक कार्य और है, क्योंकि यह पोस्टीरियर 2/3 पार्ट पर मिल रहा है तो यहां पर, और यह संवहनी है, तो यह नेत्र गोलक को पोषण यानी न्यूट्रिशन भी दे रहा है। इसी प्रकार से जो दूसरा भाग है वह है सिलरी बॉडी। बच्चों, यह जो डायग्राम है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहां पर यह जो कॉरॉइड स्तर है, यह कॉरॉइड स्तर आगे की तरफ फूल करके यह सिलरी बॉडी का निर्माण करता है। यह जो सिलरी बॉडी है, यह सिलरी बॉडी भी पिगमेंटेड होती है, यानी यहां पर यह भी वर्णक युक्त होती है, और यह जो है लिम्बस के पास स्थित होती है। अभी हमने लिम्बस के बारे में डिस्कस करा था, हमने कहा था कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन को हम लिम्बस कहते हैं, तो यह लिम्बस के पास स्थित होती है। यह जो सिलरी काय है, सिलरी बॉडी है, इस सिलरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट्स यानी नीलंबक स्नायु जो है वह अटैच रहते हैं। यह नीलंबक स्नायु, यहां पर आप यह जो डायग्राम में यह संरचना देख रहे हैं, यह वाली, यह नीलंबक स्नायु है, सस्पेंसरी लिगामेंट है, यह ऊपर भी है नीचे भी है। और यह जो नीलंबक स्नायु या सस्पेंसरी लिगामेंट है, इनका काम होता है जो इंटरनल कैविटी ऑफ आई है, यानी नेत्र गोलक की जो आंतरिक गुहा है, इस आंतरिक गुहा में इस लेंस को होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना। यहां पर जब हम
किसी दूर की वस्तु या पास की वस्तु को देखते हैं तो उस समय हमारे नेत्र के लेंस को पतला या फिर मोटा करने की आवश्यकता होती है, और ताकि उससे हमारे नेत्र के रेटिना पर फोकस बन सके। फोकस बनने की यह प्रक्रिया जो है इसे हम अकोमोडेशन यानी समायोजन कहते हैं, और समायोजन की इस प्रक्रिया में यह सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलेरी बॉडी जो है वह हेल्प करते हैं। इसी प्रकार से यह जो सिलेरी काय यानी सिलेरी बॉडी है यह स्त्रावी प्रकृति की होती है, और यह तेजोजल एवं काचर जल, जिसे हम इंग्लिश में एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर का नाम देते हैं, इनका स्त्राव करती है। यह इसके मुख्य कार्य है। तीसरा जो भाग है जो वेस्कुलर ट्यूनिक का है वह है आइरिस या फिर उपतारा। आइरिस या उपतारा की अगर बात की जाए तो यह आइरिस या उपतारा, यहां पर हमें यह जो भाग दिखाई दे रहा है बच्चों, जैसा यहां पर आप देख रहे हैं यह लेंस वाला पार्ट है, यह सिलेरी बॉडी है, और यहां पर यह वाला जो भाग हमें दिखाई दे रहा है यह है आइरिस। यह आइरिस जो कोरॉइड लेयर है और इसी के बाद सिलेरी बॉडी है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। चूंकि कोरॉइड लेयर के अंदर पिगमेंट मिलते हैं तो आइरिस में भी हमें पिगमेंट या वर्णक दिखाई देंगे, और यह वर्णक चूंकि यहां पर लेंस के आगे यह वाला भाग आइरिस आ गया और इसके आगे पारदर्शक भाग है कॉर्निया। कॉर्निया पारदर्शक होने की वजह से हमें सामने की तरफ से जो नेत्र में दिखाई देता है वह नेत्र में दिखाई देने वाला भाग आइरिस ही है, जो कलरफुल एरिया हमें दिखाई देता है। यह वर्णक युक्त है। वर्णक युक्त है तो जिस कलर के हमारे नेत्र होंगे, आइरिस में जिस प्रकार का मेलानिन पिगमेंट होगा, हमें उस कलर के नेत्र जो है वह आई दिखाई देगी। यह आइरिस इस लेंस को पूर्णतः कवर नहीं करता, यह कर्टन फॉर्म में है। यहां पर चूंकि हम 1D डायग्राम देख रहे हैं इसलिए हमें यह इस तरीके से क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे कुछ इस तरीके से देखें तो यहां पर यह पूरे पर्देनुमा संरचना के रूप में जो लेंस के आगे है वह दिखाई देता है। अब हालांकि यह लेंस के आगे पर्देनुमा संरचना के रूप में है, लेकिन यह आई बॉल को, लेंस को पूरी तरीके से कवर नहीं करता। उसका कारण क्या है? अगर यह लेंस को पूरी तरीके से कवर कर लेगा तो जो प्रकाश है, जो लाइट रेज है, वह नेत्र में किस प्रकार से प्रविष्ट होगी। इसीलिए जो आइरिस है, आइरिस के मध्य में एक क्षेत्र ऐसा होता है जहां से लाइट रेज, प्रकाश किरण अंदर की तरफ एंटर करती है, और यह जो भाग है यह एक छिद्र होता है। यह छिद्र आप यहां पर यह देख सकते हैं। इस छिद्र को हम प्यूपिल के नाम से जानते हैं, यानी उपतारा के नाम से जानते हैं। इसी प्यूपिल से अंदर की तरफ प्रकाश की किरण जो है वह एंटर करती है। यह जो प्यूपिल है, इस प्यूपिल का निर्माण 2 प्रकार की पेशियों के द्वारा होता है। यह 2 प्रकार की पेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है। यहां पर यह पेशियां उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होती हैं। यह ध्यान रखने वाली बात है। यहां पर हालांकि आईबॉल जो है हम उत्पत्ति में मेसोडर्मल बोलते हैं, लेकिन यहां पर यह पेशियां जो है वो उत्पत्ति में हम कैसी बता रहे हैं? एक्टोडर्मल। जैसा हमने कहा कि यहां पर पेशियां मिलती हैं, और यह जो 2 प्रकार की पेशियां हैं, यह 2 प्रकार की पेशियां होती हैं, एक रेडियल मसल और एक सर्कुलर मसल। बच्चों, अभी हमने जो आई का डायग्राम देखा, उस आई के डायग्राम को आप इस तरीके से इमेजिन करें कि सामने की तरफ हमें ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है यह आइरिस है, यानी इसके ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ यहां पर चूंकि यह भाग हो गया जो वेस्कुलर ट्यूनिक वाला है, और उसके आगे हमें फाइब्रस ट्यूनिक का जो भाग दिखाई देगा वह इसके आगे कॉर्निया दिखाई देगा, और वह अटैच रहेगा स्क्लेरा से। अब यह जो हमें आइरिस वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है उसमें 2 प्रकार की पेशियां हमें दिख रही हैं, जैसा हम यहां पर देख सकते हैं, सर्कुलर मसल और इसी प्रकार से रेडियल मसल। रेडियल यानी अरीय, अरीय यानी यहां पर यह आइरिस में कुछ इस प्रकार से उपस्थित होती हैं, यहां पर इस प्रकार से उपस्थित होती हैं। जबकि सर्कुलर यानी वर्तुल, नाम से पता लग रहा है, जो सर्कुलर फॉर्म में चारों तरफ इस तरीके से जो है कवर होती हैं, यह हम सर्कुलर मसल कहते हैं। अब जिस समय हम मंद प्रकाश या अंधेरे में जाते हैं उस समय, और जब हम लाइट में जाते हैं उस समय यह किस प्रकार से कार्य करती हैं। बच्चों, जब हम मंद प्रकाश में होते हैं, मंद प्रकाश में यानी ऐसी जगह पर जहां पर लाइट बहुत कम है, उस समय हमारे जो नेत्र होते हैं उन नेत्रों के अंदर लाइट को ज्यादा जाना चाहिए ताकि हमें दिखाई दे। तो उस समय क्या होता है देखते हैं। यहां पर जब मंद प्रकाश की प्रक्रिया होती है तो मंद प्रकाश की प्रक्रिया में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और यह जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है यह
अरीय पेशियों के अंदर संकुचन करता है, रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन करता है। बच्चों ध्यान से समझिए, यहां पर यह जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर यह जो आपको दिखाई दे रही हैं, यह है अरीय पेशियां, यह अरीय पेशियां हैं, जबकि यहां पर गोलाकार जो दिखाई दे रही है वह वर्तुल पेशियां हैं। अरीय पेशियों में संकुचन हो रहा है, यानी ये जो पेशियां हैं इस प्रकार से संकुचित हो रही हैं। हम यूं इसे इमेजिन करें, यहां पर जब ये इस प्रकार से संकुचित होंगी तो उसका प्रभाव हमें क्या दिखाई देगा। यहां पर यह जो छिद्र है, यह छिद्र जो है, यह छिद्र या प्यूपिल जो है, यहां पर यह इस प्रकार से हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ध्यान देने वाली बात है, इसमें मुख्यतः जो संकुचन हमें देखने को मिल रहा है वह किसमें देखने को मिल रहा है, रेडियल मसल को। पुनः समझें, यहां पर यह अरीय पेशियां हैं, इन अरीय पेशियों में इस प्रकार से संकुचन हमें देखने को मिल रहा है। अब यह जो संकुचन होगा, इसकी वजह से यह जो प्यूपिल है, इस प्यूपिल का व्यास यानी डायमीटर जो है वह बढ़ेगा। अब प्यूपिल का व्यास, डायमीटर बढ़ रहा है, तो यहां पर जो आइरिस की चौड़ाई है यह घट रही है। ध्यान देने वाली बात है, यहां पर यह चौड़ाई, अभी जितना चौड़ा हमें यह दिखाई दे रहा है, यहां पर यह चौड़ाई घटेगी और प्यूपिल का व्यास बढ़ रहा है। यहां पर यह प्रक्रिया कहलाती है माइड्राइसिस। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहला रही है, माइड्राइसिस। इसमें आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, यहां पर इसमें यह संकुचित हुआ, प्यूपिल का व्यास बढ़ गया, प्यूपिल का व्यास बढ़ गया, उसकी वजह से हम जो प्रकाश मंद यानी अंधेरे के अंदर जो प्रकाश कम है, उस प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्रहित करने के लिए प्यूपिल का व्यास यहां बढ़ा। इस प्रक्रिया को हमने नाम दिया माइड्राइसिस। इसी प्रकार से जब हम तीव्र प्रकाश में, तेज प्रकाश में, जैसा आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों के अंदर जब हम अंधेरे कमरे से एकदम से धूप में निकलते हैं तो एकदम से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण यह है कि हम जब तेज प्रकाश में निकलेंगे और यह तेज प्रकाश चूंकि मंद अंधेरे कमरे से निकल रहे हैं, तो उस समय प्यूपिल का व्यास बढ़ा हुआ है, प्यूपिल का व्यास बढ़ा हुआ है, तो एकदम से तेज मात्रा में प्रकाश की किरणें नेत्र में जाएंगी और रेटिना को डैमेज कर सकती हैं। तो उससे बचने के लिए जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वह सक्रिय हो जाता है। यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्तुल पेशियों को जो है वह संकुचित करता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो मंद प्रकाश में था वह अरीय पेशियां संकुचित हो रही थी, जबकि मुख्यतः अरीय पेशियां संकुचित हो रही थी, जबकि यहां पर तीव्र प्रकाश के अंदर वर्तुल पेशियां जो है वह संकुचित हो रही हैं। वर्तुल पेशियां संकुचित होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर यह वर्तुल पेशियां कुछ इस तरीके से संकुचित होंगी। जैसा हमने कहा था, यहां पर यह चारों तरफ वर्तुल पेशियां हैं, यह जब इस प्रकार से संकुचित होंगी तो यह जो व्यास हमें दिखाई दे रहा है, यहां पर यह व्यास क्या होगा, कम होगा, यानी प्यूपिल छोटा होता हुआ महसूस होगा। उसके कारण क्या है, ताकि तीव्र प्रकाश नेत्र में न जा सके। और इसी दौरान जो अरीय पेशियां हैं वह शिथिल होना प्रारंभ हो जाती हैं। इसकी वजह से आइरिस जो है वह प्रसारित होगा, आइरिस प्रसारित होगा, यानी यहां पर यह आइरिस की चौड़ाई बढ़ेगी। हमने इससे पहले इसमें कहा था क्योंकि प्यूपिल का व्यास बढ़ रहा था तो आइरिस की चौड़ाई घट रही थी। अब इसमें प्यूपिल का व्यास घट रहा है तो आइरिस की चौड़ाई बढ़ रही है। यहां पर इस प्रक्रिया को हम मायोसिस के नाम से जानते हैं। इसी मायोसिस और माइड्राइसिस की प्रक्रिया के द्वारा हम अंधेरे प्रकाश और तीव्र प्रकाश के अंदर नेत्रों को जो है वह अनुकूलित कर पाते हैं, एडाप्ट कर पाते हैं। यह हमने बात करी जो फाइब्रस ट्यूनिक के बाद मिलने वाला दूसरा स्तर है, जिसे हमने वेस्कुलर ट्यूनिक के नाम से जाना था। वेस्कुलर ट्यूनिक के अंदर हमने जाना, वेस्कुलर ट्यूनिक के अंदर 3 स्तर थे, जिन्हें हमने कॉरॉइड लेयर, इसी प्रकार से सिलेरी बॉडी, और तीसरा हमने आइरिस के बारे में जाना। आइरिस के द्वारा जो प्रकाश की किरणें हैं, इन प्रकाश की किरणों के द्वारा नियंत्रित करके प्रकाश की मात्रा को नेत्र गोलक में कितना जाना चाहिए वह नियंत्रित या कंट्रोल किया जाता है। नेत्र गोलक का सबसे आंतरिक जो स्तर है उसे हम न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक के नाम से जानते हैं। यह जो न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक है, बच्चों आपको याद होगा हमने जब नेत्र गोलक के 3 स्तरों के बारे में बोला था तब हमने कहा था पहला जो है फाइब्रस ट्यूनिक, दूसरा वेस्कुलर ट्यूनिक, तीसरा न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक है। इस न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक के हम 2 भाग करते हैं, एक पिगमेंटेड लेयर और दूसरा न्यूलर लेयर। यहां पर आप इस डायग्राम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले फाइब्रस ट्यूनिक का हमें जो स्तर दिखाई देता है वह है स्क्लेरा।
स्क्लेरा के बाद जो वेस्कुलर ट्यूनिक का स्तर हमें दिखाई देता है वह है कॉरॉइड, और सबसे अंदर की तरफ हमें न्यूरोसेंसरी लेयर का जो स्तर दिखाई देता है वह है दृष्टि पटल या रेटिना। इसी रेटिना के हम दो भाग करते हैं, एक पिगमेंटेड लेयर और दूसरा जो है वह है न्यूरल लेयर। यहां पर अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में भी वह इसी तरीके से दिया हुआ है। सबसे बाहर की तरफ हमें दिखाई देने वाला जो स्तर हमें दिख रहा है वह है स्क्लेरा, उसके बाद वेस्कुलर ट्यूनिक का स्तर दिखाई दे रहा है कॉरॉइड लेयर, और उसके बाद हमें जो स्तर दिखाई दे रहा है यहाँ ये जो ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन से यहां पर ये पूर्ण स्तर जो है वह है रेटिना। रेटिना के दो भाग करें जिसके अंदर पहला है पिगमेंटेड, तो यहां पर आप यह देख सकते हैं रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम हमें दिखाई दे रही है। यह जो पिगमेंटेड एपिथेलियम है यह कॉरॉइड के जस्ट नीचे है। और बच्चों आपको याद होगा हमने कहा था कॉरॉइड जो है वह एक पिगमेंटेड लेयर है जिसका कार्य होता है जो एक्स्ट्रा लाइट रेज है उसे एब्जॉर्ब करना। इसके नीचे रेटिना की पिगमेंटेड लेयर मिल रही है, यह भी कॉरॉइड के साथ मिलकर के कुछ इसी प्रकार का कार्य करती है। पिगमेंटेड लेयर के बाद रेटिना का जो दूसरा भाग है न्यूरल लेयर वाला वह स्टार्ट होता है। आपको याद होगा जब हमने इनके डिवीजन करे थे तब हमने न्यूरल स्तर को तीन भागों में विभाजित किया था। पहला था फोटोपिगमेंटेड या सेंसरी लेयर, दूसरा था बाइपोलर लेयर और तीसरा था गैंग्लियोनिक लेयर। यहां पर हम उन्हीं स्तरों को देख रहे हैं। यहां पर हमें यह जो स्तर दिखाई दे रहा है जिसे हम आउटर लेयर के नाम से जानते हैं, यह आउटर लेयर सेंसरी लेयर है या फोटोपिगमेंटेड लेयर है जिनके अंदर हमें फोटो रिसेप्टर्स मिलते हैं, प्रकाशग्राही मिलते हैं। और यह जो प्रकाशग्राही हैं यह दो प्रकार के होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। इसी प्रकार से जो संवेदी स्तर है यानी जो फोटोपिगमेंटेड लेयर है इसके बाद जो दूसरा मिडिल लेयर मिलता है यह बाइपोलर न्यूरॉन्स का बना हुआ स्तर होता है। यह जो बाइपोलर न्यूरॉन है इसी को हम बाइपोलर लेयर के नाम से भी जानते हैं, मध्य स्तर बाइपोलर स्तर भी कहलाता है। और सबसे अंदर की तरफ मिलने वाला जो इनर लेयर वाला जो स्तर होता है वह गैंग्लियोनिक सेल्स के द्वारा बना होता है यानी गुच्छिका स्तर होता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर गुच्छक स्तर सबसे अंदर की तरफ मिलता है। बच्चों ध्यान दें, यहां पर यह जो डायग्राम है इस डायग्राम के अंदर हमें यह वाला जो भाग दिखाई दे रहा है यह लेंस वाला भाग है, यह वाला भाग स्क्लेरा है, उसके बाद हमें कॉरॉइड दिखता है, यह पिंक कलर वाला स्क्लेरा, उसके बाद कॉरॉइड, और रेड कलर में हमें जो रेटिना दिखाई दे रहा है यह वाला भाग है। इस रेटिना वाले भाग में सबसे अंदर की तरफ यानी ये जो विट्रस चैम्बर है, विट्रस चैम्बर की तरफ दिखाई देने वाला जो स्तर है वह गैंग्लियोनिक लेयर है। यह ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर गैंग्लियोनिक होगा, उसके बाद बाइपोलर होगा, फिर फोटोपिगमेंटेड लेयर होगा, और उसके बाद पिगमेंटेड लेयर के बाद हमें कॉरॉइड दिखाई देगा। यानी सबसे अंदर गैंग्लियोनिक लेयर है, यानी जब प्रकाश किरण लाइट रे एंटर करती है तो इसमें लेंस के बाद विट्रस चैम्बर के बाद यह सबसे पहले टकराती है गैंग्लियोनिक स्तर से। प्रश्न पूछा जाता है इसमें जो पथ है, जो प्रकाश का पथ है वह पूछा जाता है, और इस प्रकाश के पथ के अंदर जो सबसे पहले स्तर आएगा गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोनिक के बाद बाइपोलर, बाइपोलर के बाद हमें जो रॉड्स एंड कोन्स का संवेदी स्तर है वह दिखाई देगा। यह ध्यान रखने वाली बात है। अब यहां पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो संवेदी स्तर है उसके बारे में। संवेदी स्तर जो है, संवेदी स्तर हमने कहा यह फोटो रिसेप्टर्स का बना हुआ होता है यानी प्रकाशग्राहियों का बना होता है। और हमारे पास जो प्रकाशग्राही हैं वह दो प्रकार के हैं, एक है कोन और एक है रॉड्स। इन्हें कोन और रॉड्स इनके जो शेप है, इनका जो आकार है उसी के आधार पर दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर यह रॉड के शेप का है और यह तिरछा शंकु के आधार का है, इसीलिए इन्हें कॉन एंड रोड्स के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में इन्हें हम रॉड्स को शलाका एवं कोन्स को शंकु के नाम से जानते हैं। अगर हम मानव नेत्र के बारे में बात करें, हम एक मानव नेत्र के बारे में बात करें, तो यहां पर जो प्रत्येक नेत्र है यानी हर एक आई है, हर एक आई के अंदर मिलने वाले जो नंबर ऑफ रॉड्स हैं उनकी संख्या 1200 लाख होती है। आपने सही सुना, 1200 लाख। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोन्स की, तो कोन्स जो है प्रत्येक आई में इनकी संख्या 65 लाख के आसपास होती है, यानी कुल मिलाकर के यह 1300 लाख के आसपास हो गया। 1265 या 1300 लाख के आसपास यह जो है संख्या बैठती है।
यहाँ पर जो रॉड्स होते हैं, यह रॉड्स के अंदर मिलने वाला जो पिगमेंट है, हम इसे विजुअल पर्पल के नाम से भी जानते हैं और या इसे हम रोडोप्सिन के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो कोन है, कोन के अंदर मिलने वाला जो पिगमेंट होता है उसे हम विजुअल वॉयलेट के नाम से जानते हैं या आयोडोप्सिन के नाम से जानते हैं। जहां रॉड्स एंड कोन्स हमें मंद प्रकाश एवं जो लाइट है उसमें विभेदन करवाता है। इसी प्रकार से जो कोन्स हैं, यह कोन्स जो हैं वह तीव्र प्रकाश में, कलर में जो विभेदन है उनके लिए हमें प्रयास कराता है, हमें दिखाता है। ध्यान से सुनने वाली बात है, यहां पर जो रॉड्स होते हैं, यह रॉड्स मंद प्रकाश एवं जो लाइट है उसके अंदर हमें जो है विभेदन करवाते हैं, जबकि इसी प्रकार से तीव्र प्रकाश में रंगों के विभेदन के लिए जो कोन्स हैं ये उत्तरदायी होते हैं। यहां पर कुछ प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें केवल रॉड्स पाए जाते हैं, कोन्स अनुपस्थित होते हैं, यानी वह केवल मंद प्रकाश और जो है लाइट में विभेदन कर पा रहा है। यहां पर जो तीव्र प्रकाश वाले यानी कोन्स जो है वह अनुपस्थित होते हैं। यह उत्तर जाता है आउल यानी उल्लू। उल्लू केवल अंधेरे में देख सकता है, तीव्र प्रकाश में वह नहीं देख सकता। इसी प्रकार से यह प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी पूछा जाता है, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें केवल कोन्स उपस्थित होते हैं, रॉड्स एब्सेंट होते हैं? तब यह उत्तर जाता है हैन या मुर्गी। मुर्गी में केवल जो है वह कोन्स उपस्थित होते हैं और रॉड्स जो हैं वह अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यहां पर यह एक बहुत लंबा स्तर होता है। बच्चों, आपको ध्यान होगा जब हमने तंत्रिका तंत्र पढ़ा था तब तंत्रिका तंत्र में हमने जो एक्सॉन और डेंड्रॉन है उसके आधार पर न्यूरॉन को कई प्रकार में विभाजित किया था। यह जो विभाजन था उसके अंदर हमने कहा था कि यह 5 प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर हमने कहा था अध्रुवीय, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय और कूट एक ध्रुवीय यानी एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एवं सूडो यूनिपोलर। उसमें हमने कहा था कि नेत्र के रेटिना में मिलने वाले जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं यह बाइपोलर प्रकार के, द्विध्रुवीय प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। अब चूंकि यह बाइपोलर प्रकार के जो न्यूरॉन हैं, रॉड्स एंड कोन्स, इनकी संख्या 1265 लाख के आसपास है। यह 1265 लाख रॉड्स एंड कोन्स जब यहां पर जमेंगे तो इनका पूरा का पूरा एक स्तर दिखाई देता है। इसी स्तर को हम संवेदी स्तर के नाम से जानते हैं। अब ऐसे ही यहां पर यह जो रॉड्स एंड कोन्स हैं यह हमने कहा बाइपोलर न्यूरॉन है, बाइपोलर न्यूरॉन है। अब यह दूसरे न्यूरॉन के साथ संधि बनाएंगे। जब यह दूसरे न्यूरॉन के साथ संधि बनाएंगे, जब दो न्यूरॉन जो है यहां पर संधि बनाते हैं तो उसे हम सिनेप्स बोलते हैं। अब यहां पर यह जिन न्यूरॉन के साथ संधि बना रहे हैं यह दूसरे न्यूरॉन भी बाइपोलर प्रकार के हैं। आप देख सकते हैं यहां पर सर्वप्रथम यह संवेदी न्यूरॉन है जिनके अंदर रॉड्स एंड कोन्स को हम देख रहे हैं। उसके बाद यहां पर हमें स्पष्टतः बाइपोलर न्यूरॉन दिखाई दे रहे हैं जिनसे यह संधि बन रहे हैं। अब चूंकि 1265 लाख रॉड्स एंड कोन्स थे तो उनका स्तर दिखाई देगा, तो यहां पर बाइपोलर न्यूरॉन भी एक आध नहीं होगा, इनकी संख्या भी लाखों में होती है। लाखों में संख्या होने की वजह से हमें बाइपोलर न्यूरॉन की जो है वह क्या दिखाई देता है, स्तर दिखाई देता है, जिसे हम मिडिल स्तर, मिडिल लेयर या बाइपोलर लेयर के नाम से जानते हैं। चूंकि यह रॉड्स एंड कोन्स इस बाइपोलर न्यूरॉन के साथ सिनेप्स बना रहा है, संधि बना रहा है, यहां पर यह एक प्रकार का नेटवर्क बनाता है, जाल बनाता है। इसे हम आउटर प्लेक्सिफॉर्म प्लेक्सेस या जो है बाह्य जालक के नाम से जानते हैं। बाह्य क्यों बोल रहे हैं हम, इसका कारण क्या है? हमने कहा यहां पर पहले स्केलेरा है, उसके बाद कोरॉइड है, उसके बाद पिगमेंटेड है, उसके बाद रॉड्स एंड कोन्स है, उसके बाद आउटर प्लेक्सिफॉर्म जो है लेयर है। यह आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर जो है वह बाहर की तरफ हमें दिख रही है, यानी यहां पर स्केलेरा, कोरॉइड, फिर हमें बाहर की तरफ जो है वह यह स्तर दिख रहा है, इसलिए इसे हम आउटर बोल रहे हैं। इसी कुछ इसी तरीके का स्तर अंदर भी बनेगा जहां पर यह विट्रस चैम्बर के आसपास होगा, उसे हम इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर के नाम से जानते हैं। क्योंकि यह बाहर की तरफ है इसे हम आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर बोल रहे हैं। इस आउटर प्लेक्सिफॉर्म के अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल सेल्स मिलती हैं जो यहां सिनेप्स बनाने में सहयोग प्रदान करती हैं। इसी प्रकार से यह जो बाइपोलर लेयर है, यह बाइपोलर लेयर एक अन्य न्यूरॉन से जो है वह सिनेप्स बनाता है। यहां पर यह जो अन्य न्यूरॉन होते हैं ये मल्टीपोलर प्रकार के होते हैं। बच्चों, आपको याद होगा
हमने मल्टीपोलर में कहा था ढेर सारे जो हैं वह डेंड्रॉन होते हैं, एक साइटोन होता है और एक एक्सॉन होता है। इस प्रकार के न्यूरॉन को हम मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र में हमने यह भी कहा था कि जब यह जो साइटोन है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में जब जो न्यूरॉन के साइटोन हैं मिल जाते हैं तो साइटोन का वह समूह गैंग्लियन या गुच्छक कहलाता है। क्योंकि नेत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु में तो आता नहीं है, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र में आएगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन के जो साइटोन है, साइटोन का समूह जो है वह गैंग्लियन या गुच्छक कहलाएगा। तो यहां पर जो गैंग्लियन है, इन गैंग्लियन का लेयर देखने को मिलता है जिससे बाइपोलर न्यूरॉन जो है वह सिनेप्स बनाते हैं। देखिए यहां पर हमने कहा था यह बाइपोलर लेयर है। उस बाइपोलर लेयर के बाद हम कह रहे हैं यहां पर जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है, उन मल्टीपोलर न्यूरॉन के जो साइटोन है यह मिल रहे हैं और गैंग्लिया बना रहे हैं। और इस गैंग्लिया का स्तर हमें देखने को मिलता है जिसे हम गैंग्लियोनिक लेयर के नाम से जानते हैं। यह जो गैंग्लियोनिक लेयर है, इस गैंग्लियोनिक लेयर के अंदर आद्य प्रकार के न्यूरॉन मिलते हैं, एपोलर प्रकार के न्यूरॉन मिलते हैं जिन्हें हम एमाक्राइन सेल्स के नाम से जानते हैं। बच्चों यह बात हमने तंत्रिका तंत्र में भी की थी, आपको याद होगा। हमने कहा था कि जो सबसे आद्य प्रकार के न्यूरॉन हमें जिस प्राणी में देखने को मिलते हैं वह होता है हाइड्रा। इसी प्रकार से हमारे नेत्र के अंदर जो रेटिना वाला स्तर है, इस रेटिना वाले स्तर में भी आद्य प्रकार के न्यूरॉन मिलते हैं जिनके अंदर ना तो एक्सॉन और ना ही डेंड्रॉन विभाजित होते हैं, बल्कि यहां पर यह एक ही प्रकार से होते हैं। और इस आद्य प्रकार के एपोलर न्यूरॉन को हम एमाक्राइन सेल के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हमने वहां पर भी यह डिस्कस किया था कि मानव के अंदर नेत्र केवल एक ऐसी संरचना है जिसमें 3 भिन्न प्रकार के न्यूरॉन हमें देखने को मिलते हैं। और वह 3 भिन्न प्रकार के न्यूरॉन होते हैं एपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। आप यहां स्पष्ट देख सकते हैं, इसमें जो रॉड्स एंड कोन्स है यह बाइपोलर न्यूरॉन है, यहां पर यह मध्य स्तर में मिलने वाले बाइपोलर न्यूरॉन है। इसी प्रकार से यह जो गैंग्लियोनिक है, गैंग्लियोनिक स्तर में मिलने वाले न्यूरॉन मल्टीपोलर प्रकार के होते हैं और उनके मध्य में यह जो एमाक्राइन सेल है यह एपोलर प्रकार के न्यूरॉन है। यानी यहां पर हमारे पास 3 प्रकार के न्यूरॉन हैं, एपोलर, बाइपोलर एवं मल्टीपोलर। यह प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। यहां पर यह पूछा जाता है इसमें किस प्रकार के न्यूरॉन नहीं मिलते। 3 प्रकार के ऑप्शन में यहां यह है एपोलर, बाइपोलर जो है मल्टीपोलर दे दिया जाता है, और चौथे में जो है वह यूनिपोलर या स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन दे दिया जाता है। तो उत्तर जो है वह यूनिपोलर या स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन जाएगा। अब हमने कहा यहां पर जो गैंग्लियोनिक स्तर है यह स्तर बाइपोलर न्यूरॉन के साथ संधि या सिनेप्स बना रहा है। अब यह जो संधि या सिनेप्स होगी, यह संधि या सिनेप्स, चूंकि हमने कहा बाइपोलर काफी सारे हैं, गैंग्लियोनिक भी कई सारे होंगे, तो यहां पर यह जो स्तर होगा जो अंदर की तरफ संधि या सिनेप्स बना रहा है, सिनेप्स का निर्माण करता है, और इसे हम इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर के नाम से जानते हैं। बच्चों ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर हम इसे कह रहे हैं इनर, जबकि यहां पर बनने वाले को हम बोल रहे हैं आउटर। यहां पर इनके स्थान के आधार पर यह बोला जाता है, क्योंकि यह अंदर की तरफ विट्रस चैम्बर की तरफ है इसलिए इसे इनर बोला जा रहा है, और यह बाहर की तरफ स्क्लेरा की साइड है इसलिए इसे आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर के नाम से जाना जाता है। जो गैंग्लियोनिक स्तर है, जैसा हमने कहा कि यहां पर जो गैंग्लियोनिक स्तर का निर्माण होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन से होता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन के जो एक्सॉन है, यह एक्सॉन अब नेत्र गोलक से बाहर आते हैं। आपको यह भी ध्यान होगा, हमने कहा था कि जो एक्सॉन है, एक्सॉन के समूह को पीएनएस में हम तंत्रिका यानी नर्व के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो गैंग्लियोनिक स्तर है, इस गैंग्लियोनिक स्तर से जो एक्सॉन बाहर आ रहे हैं, यह एक्सॉन मिलकर के नर्व का निर्माण करते हैं, और इस नर्व को हम ऑप्टिक नर्व के नाम से जानते हैं। बच्चों आपने ठीक सुना, इसे हम ऑप्टिक नर्व के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम में आप स्पष्ट देख सकते हैं, यहां पर यह जो गैंग्लियोनिक स्तर है जो हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इस रेड कलर के रेटिना से, गैंग्लियोनिक स्तर से जो एक्सॉन है यह बाहर की तरफ आएंगे, और यह एक्सॉन ऑप्टिक नर्व का निर्माण कर रहे हैं। जो ऑप्टिक नर्व है जिस जगह से बाहर निकल रही है
उस जगह पर ना तो रॉड्स ना ही कोन्स यानी किसी भी प्रकार के फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वह प्रेजेंट नहीं होते। अब चूंकि यहां पर फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं है, किसी भी प्रकार के ग्राही उपस्थित नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का प्रकाश उद्दीपन ग्रहण नहीं किया जाएगा, यानी यहां पर किसी भी प्रकार की इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी को हम अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ऐसी जगह जहां पर किसी भी प्रकार की इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। यह ध्यान देने वाली बात है। यहां पर यह जो ब्लाइंड स्पॉट है, इस ब्लाइंड स्पॉट के अंदर कुछ खास बातें हमें यह ध्यान रखनी है कि एक तो यह यहां पर रॉड्स एंड कोन्स जो हैं वह एब्सेंट होते हैं, और दूसरा यहां पर किसी भी प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। इसके साथ ही यहां पर कुछ चीजें और उपस्थित होती हैं जिन्हें हम मैक्युला ल्यूटिया और फोविया कहते हैं। यह क्या होता है बच्चों? यह जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर जैसा आप देख सकते हैं, यहां पर यह वह स्थान है जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर की तरफ निकल रही है। इस ऑप्टिक नर्व के ऊपर की तरफ एक स्थान ऐसा होता है जहां पर जो कोन्स हैं केवल वही पाए जाते हैं। यहां पर रॉड्स जो हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट। यहां पर केवल कोन्स मिलते हैं। यह जो भाग है ये अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। यहां पर इस अंदर धसे हुए भाग को हम एरिया सेंट्रलिस या मैक्युला ल्यूटिया के नाम से जानते हैं। यह जो एरिया सेंट्रलिस या मैक्युला ल्यूटिया है, इस एरिया सेंट्रलिस या मैक्युला ल्यूटिया वाले भाग के बिल्कुल बीचों बीच एक गर्त मिलता है। यह जो गर्त होता है, इस गर्त को हम फोविया के नाम से जानते हैं। बच्चों आप कुछ इस तरीके से समझें, यहां पर अगर मैं इस हाथ को इस तरीके से लूं जिसमें मैं इसे 1D में देख रहा हूं, तो मुझे इस हाथ की केवल एक एज या धार दिखाई देगी, परंतु अगर मैं इसे कुछ आपको इस तरीके से दिखाऊं तो यहां पर हमें यह कुछ इस तरीके से संपूर्ण नेत्र गोलक दिखाई देगा। इस नेत्र गोलक में हम कह रहे हैं कि एक भाग ऐसा है जहां पर केवल कोन ही उपस्थित हैं। यह जो कोन वाला भाग है, इस कोन वाले भाग को हम एरिया सेंट्रलिस या मैक्युला ल्यूटिया के नाम से जानते हैं, या इसे पीत काय या पीत बॉडी के नाम से जानते हैं। मैक्युला का अर्थ होता है स्पॉट यानी जगह, मैक्युला स्पॉट, और ल्यूटिया का मतलब होता है येलो। ये आपने सुना हुआ सा वर्ड होगा, आपने जो है इसे पहले भी सुना होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। आप जो है मासिक चक्र के दौरान जो है टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, ल्यूटियम का मतलब होता है पीत, यानी पीत बॉडी, पीत काय। यहां भी यह जो है पीत दिखाई देता है, और पीला जो है स्पॉट होता है, इसी को हम मैक्युला ल्यूटिया कहते हैं या एरिया सेंट्रलिस कहते हैं। इस एरिया सेंट्रलिस के बीचों बीच एक गर्त होता है जिसे हम फोविया सेंट्रलिस के नाम से जानते हैं, यानी एरिया सेंट्रलिस के मध्य में फोविया सेंट्रलिस होता है। यह ध्यान रखने वाली बात है। और यह जो फोविया सेंट्रलिस होता है, इस फोविया सेंट्रलिस का कार्य होता है जो भी प्रकाश की किरण है, इस प्रकाश की किरण को फोविया सेंट्रलिस पर फोकस किया जाता है, यहां पर इसे संघनित किया जाता है, और इसी संघनन की वजह से यहां पर जो दृष्टि क्रियाएं हैं यह एग्जैक्ट होती हैं, अधिकतम होती हैं। यह ध्यान रखने वाली बात है कि इमेज का फॉर्मेशन हमारे एरिया सेंट्रलिस के मध्य में जो फोविया सेंट्रलिस है वहां पर होता है। यहां पर दृष्टि क्रियाएं अधिकतम होंगी। ठीक इसी प्रकार से आपको यह चीज मैंने पहले भी बताई थी कि इसके अलावा जितनी भी प्रकाश की किरणें नेत्र गोलक में प्रवेश करेंगी उसे कोरॉइड जो है वह अवशोषित कर लेगा, ताकि यह प्रकाश परिवर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर पुनः लेंस पर ना आए। यह बच्चों हमने बात करी एक। साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी के अंदर कुछ लाइनें ब्लाइंड स्पॉट के लिए दी हुई हैं। यह जो ब्लाइंड स्पॉट के लिए दी हुई लाइनें हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आप समझिए। ब्लाइंड स्पॉट के लिए यह कहा गया है कि दृढ़ तंत्रिका यानी नेत्र जो तंत्रिका है, ऑप्टिक नर्व जो है, वह नेत्र और दृष्टि पटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ा सा पश्च ध्रुव के ऊपर की तरफ छोड़ती है तथा रक्त वाहिनियां यहां पर प्रवेश करती हैं। यह थोड़ा सा टिपिकल है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर इस डायग्राम के अंदर क्या बोला जा रहा है, देखिए बच्चों, इस डायग्राम के अंदर यह बोला जा रहा है कि नेत्र गोलक जो है यानी आई बॉल जो है, इस आई बॉल में
वह भाग जहां से यह ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही है और रक्त तंत्रिकाएं अंदर की तरफ एंटर कर रही हैं, यानी यह वाला भाग। इस भाग के अंदर जो है प्रकाश ग्राही यानी फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वह क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और एब्सेंट होने की वजह से यहां पर किसी प्रकार की इमेज का निर्माण नहीं होता। अब इसके अंदर जो स्थिति है वह यह है, बोला यह जा रहा है नेत्र गोलक के पश्च भाग में और साथ ही साथ यह पश्च ध्रुव के ऊपर की तरफ, मध्य में एवं पश्च ध्रुव के ऊपर की तरफ। अब इसमें इस डायग्राम के अंदर अगर देखा जाए तो यह पश्च ध्रुव के नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इस डायग्राम में जो हमें एनसीईआरटी का डायग्राम है, उस एनसीईआरटी के डायग्राम में हमें यह नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, जबकि हमें यह पश्च ध्रुव में ऊपर की तरफ दिखाई देना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस एनसीईआरटी के डायग्राम में कुछ इस तरीके से जो है वह छापा गया है या प्रिंट किया गया है, जिसमें अगर मैं इसे नेत्र गोलक बोलता हूं और नेत्र गोलक में अगर यहां पर आई बॉल के पश्च भाग के ऊपर की तरफ से ऑप्टिक नर्व को बाहर निकालते हैं तो इसका सेक्शन जो हमें दिया गया है उस सेक्शन को कुछ इस तरीके से खोल दिया गया है। इस तरीके से खोलने की वजह से जो हमें ऑप्टिक नर्व है वह नीचे से निकलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एक्चुअल में यह ऑप्टिक नर्व पश्च ध्रुव के पीछे थोड़ा सा ऊपर की तरफ से एक्चुअल में निकलती हुई दिखाई देती है। बच्चों, उम्मीद है यह चीज आपको पूर्णतः स्पष्ट हो गई होगी। यह हमने जो नेत्र गोलक के तीनों स्तर हैं इनके बारे में बात की।